नमस्कार साथियों, मैं इरफान राही टीएफआई हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री जितेंद्र सिंह शंटी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जितेंद्र साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका टीएफआई हिंदी में। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा आपकी जो भगत सिंह सेवा दल है, उससे आपको पहचान मिली, आपने समाज सेवा को अपने आप को समर्पित किया हुआ है। तो थोड़ा-सा आप अपने जो आपकी संस्था है भगत सिंह शहीद भगत सिंह सेवा दल है जी, और 1995 में हमने वो शुरू की थी और उन चीज़ों को करने का प्रयास किया जो समाज में लोग करते नहीं थे। जैसे हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई तो उसको घर लेके आना, जी, उसके लिए व्हीकल नहीं मिलता था, उसको शव वाहन कहते हैं। फ्री एम्बुलेंस, फ्री शव वाहन और उसके बाद जो डेड बॉडी को लोगों के पास जलाने के लिए पैसे नहीं होते, गरीब लोग हैं, लावारिस डेड बॉडी है, तो हमने 95 में उसका संस्कार शुरू किया। इसके अलावा जो अस्थियां बच जाती हैं शमशान घाट में, उनको प्रवाहित करके आना हरिद्वार में या कीर्तपुर साहब में। इसके अलावा हमने फिर मोर्ची बॉक्सेस बनाए। किसी की डेड बॉडी किसी ने 2 दिन 3 दिन रखनी है कि उनके मेहमान बाहर से आने हैं, उसका सारा इंतजाम करना। और यही नहीं कि हम सिर्फ संस्कार का ही करते हैं, हम जी। मुस्लिम परिवारों के लिए कफन दफन भी करते हैं। क्या हमारे बात लिए जाने वाला इंसान है जी, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। बेशक, बस हम इंसानियत के लिए एक ही हमारा स्लोगन है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। बहुत खूब। हाँ, यानी कि जैसे कि जीने का हक होता है, इसी तरीके से मरने के बाद भी उस व्यक्ति के कुछ अधिकार उनके होते हैं राइट्स हैं उनके। बिल्कुल। तो ये जो आपका सफ़रनामा रहा, आप निगम पार्षद भी रहे, उसके बाद विधायक भी रहे और फिर पद्मश्री सम्मान से आपको सुशोभित किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस सफ़रनामे के बारे में आप कुछ दर्शकों को बताएँ। देखिए, शुरुआत तो मेरी राजनीतिक लाइफ बचपन से थी क्या बात! और धीरे-धीरे सारे मुकाम पे पहुँचा मैं। क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, तो सिख कम्युनिटी को लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किसी का कंट्रीब्यूशन है, तो वो सिख कौम है। हमें फ़ख्र है इस बात का। करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, भगत सिंह, ये वो नाम है बिल्कुल। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह कि उनके बिना फ्रीडम मूवमेंट बेकार रह जाती है। अशफाक उल्लाह खान, जी, ये उनके सब उनके साथी थे। साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, जी, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जहाँ अपना ये दुर्गा भाभी, ये पूरा जी, ग्रुप था इनका एक। बिल्कुल। लेकिन जब राजनीति में जाते हैं सिख, तो उनको कई जगह इस बात का महसूस होता है उनके बाद कि हमको इग्नोर किया जाता है। और ये सब जगह है, हर पार्टी में है और पूरे देश में है ये। तो मुझे लगा यार मैं अपनी सेवा से ही लोगों के दिल को जीत लेता हूँ और मैं उसी के बहाव पे मैं 3 बार इलेक्शन भी जीता। जी। तो आज परमात्मा ने मुझे, अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने मुझे जो बख्शिश करी है, पद्मश्री देकर नवाजा है। अब मुझे लगता है कि मुझे सेवा में लगे रहना चाहिए, मैं सेवा करता हूँ। आपने 106 बार खून अपना रक्तदान किया है। ये आपका एक स्लोगन भी है कि जो रक्तदाता है रक्तदाता जीवन दाता, जी, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। क्या बात! और मैं जब भी खून देता हूँ मेरे को लगता है कि आज मैं और जवान हो गया हूँ। क्योंकि 106 बार खून देते थे, मुझे पता ही नहीं लगा मेरा कब सेंचुरी हो गई जी। उसके बाद मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया। फिर नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे डोनर सिंह की उपाधि दी, क्या अवार्ड बात! दिया मुझे, ये बहुत 2019 में। तो ये मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि आप रक्तदान करें। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 62 साल के बीच में साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। ये मेरा एक समझ लीजिए मेरा एक मिशन है ये। शंटी जी, आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी प्रयास किए हैं और आपका एक नाम है ख़ासकर से जो कोविड काल रहा है, कोरोना काल में आपने जो सेवाएँ दी हैं, उसमें बहुत सारे अनुभव आपके ऐसे हैं जो देश और दुनिया को अगर वो उन लोग सरकार अगर उन पर अमल करे, तो वो और अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सुझाव, कुछ ऐसे अनुभव हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए डिज़ास्टर मेरा सब्जेक्ट है और मैंने खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम से कोर्स किया है। मेरा बेटा लंदन से करके आया है, जोतजीत अच्छा, कवेंट्री यूनिवर्सिटी से मास्टर करके आया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। लेकिन हमारे देश के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अब देखिए ना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हैं हम। जी, कोविड में क्या हुआ हमारे साथ? दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हुई उसके अंदर। इनके पास कोई साधन नहीं थे, ना इनके पास एम्बुलेंस थी, ना इनके पास शव वाहन थे, ना इनके पास मॉर्चरीज़ थी, ना इनके पास
पीपी किट थी, ना सैनिटाइज़र था, कुछ भी तो नहीं था, सब दिखा हमको। 25 लोग एक रात में मर गए जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बिल्कुल। ऑक्सीजन की वजह से। हम लोगों को वादे करते हैं, बिजली हाफ़, पानी माफ़, लेकिन सांस माफ़ नहीं थी उस समय। तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इसमें अवेयरनेस लाने के लिए। स्कूलों में, कॉलेजेस में कोर्स भी होना चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, मॉक ड्रिल्स भी होनी चाहिए। मैंने भी ये सहा, मेरी छोटी बहन भी शादीशुदा थी, वो 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, 7 महीने का बच्चा बेटा और 3 साल की बेटी वो छोड़ कर के मेरी आँखों से, मेरे हाथों से वो गई। तो मैं कोविड में। बिल्कुल कोविड काल में ही, तो हुँ, मैं समझ सकता हूँ। तो सर, ये एक ऐसा समय था, जो आज लोग सोचते हैं उस बारे में, तो हिल जाते हैं, कहर अभी भी था जी, काँप वो जाते कहर हैं, था। कहर था। एक-एक घर से हमने 4-4 लाशें भी उठाई हैं। आज पिता की तो 2 दिन बाद माताजी की, फिर भाई की, फिर बहन की, ऐसे करके भी हुआ है। और इतने बड़े कहर में भी कुछ लोगों ने जलालत दिखाई, खास करके कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने 25-25 लाख रुपए के बिल बनाए। कई लोगों ने पेशेंट नहीं छोड़े ठीक होने के बाद, कि पहले पैसे लाओ। तो अब मैं जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर एक डिफेंडर्स एंड एनजीओज़ का ग्रुप है, कोर ग्रुप जी, है, उसमें मैं सदस्य हूँ। तो उसमें हमने आवाज़ उठाई है और और एनएचआरसी ने रूल लागू कर दिया है कि कोई भी हॉस्पिटल ना पेशेंट को रोक सकता है, ना डेड बॉडी को रोक सकता है। उनको तुरंत तुरंत प्रभाव से छोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात लागू हो गई है। बहुत इसके बढ़िया। अलावा दूसरी हमने लागू करवाई है कि पूरे देश के अंदर किसी भी शमशान घाट में कोई लाश लेके गया, डेड बॉडी लेके गया हुँ, और पैसे नहीं है, तो उसका संस्कार नहीं रुकेगा। संस्कार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा हर हालत के अंदर। बिल्कुल। और ये अभी कई स्टेट में लागू हो गया है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बिल्कुल। ये सभी में होना चाहिए, हाँ, कब्रिस्तान में भी, राइट। शमशान घाट में देखिए, भी और राइट ऑफ द डेड क्रिश्चियन बॉडी बिल्कुल, हमारा देश के अंदर इतना हक तो होना चाहिए कि अगर जीते जी कोई परेशान है, कम से कम मर के तो उसको चैन सुकून मिल मिले। जाए। बिल्कुल, और शेर है ना आपका एक, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएँगे हम? बिल्कुल सही बात है आपकी। सर, मैं देखता हूँ कि सिनेमा बड़े शानदार हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर इतने बिछे हुए कि वहाँ 3 बच्चे पानी में डूब के मर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आग से मर जाते हैं। तो क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा ये रहा है? सारी प्रशासनिक लापरवाही है। और जो ये घूसखोरी है ना, ये खा रही है हमारे को, घून की तरह खा रही है। बत्ती नहीं लग रही, पैसे दे के लगवा लो, मीटर नहीं लग रहा, लगवा लो आप। आप डिज़ास्टर वालों से जाके एनओसी ले लो, फायर ब्रिगेड से एनओसी ले लो, हेल्थ वालों से एनओसी ले लो, एमसीडी से एनओसी ले लो। और बाद में जब कोई हादसा हो जाए, तो जिसका मकान है उसको जेल में भेज दो। अरे इन अफ़सरों को जेल क्यों ना भेजो? सबको उठा के जेल में भेजो, जिनकी वजह से हादसा हुआ है। अब ध्यान से मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उसको जी, प्रैक्टिकल पे आ जाएँ हम। अगर बिल्कुल। प्रैक्टिकल पे, एक जगह बस जा रही है, उस बस में 52 लोगों के बैठने की जगह है। हुँ, अब बस में बैठ गए हैं 125 लोग, छत पे भी बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं। बिल्कुल। बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ जी हाँ, जी, बिल्कुल। और उसमें 20-50 लोग चले जाते हैं। हुँ, क्या कहेंगे? ड्राइवर को पकड़ लो, अरेस्ट कर लो, मालिक को अरेस्ट कर लो। अरे रास्ते में जो पुलिस खड़ी थी उसको क्यों ना अरेस्ट करो? क्या उन्होंने नहीं देखा कि बस निकली है, उसके अंदर 125 लोग बैठे हैं? ये बात वहाँ से शुरू होती है कि जहाँ इंतज़ाम है, उन्होंने क्या करा इसके बाद बताइए? अब मैं अक्सर हाईवे पे चलता हूँ, बहुत ज़्यादा चलता हूँ। दिल्ली है, देहरादून, इधर इस रोड पे। अब देखिए इतने शानदार हाईवे बने हैं हमारे देश के, पर उस हाईवे पे जब हम 125 की स्पीड से जा रहे हैं, वहाँ साइकिल वाला कहाँ से आ गया जी? स्कूटर वाला कैसे आ गया जब अलाउ नहीं है वहाँ पे? इसका मतलब वो गलत तरीके से आया है। इसका मतलब लापरवाही, किसी की इजाज़त से आया है वो, इजाज़त से। समझिए बात। अक्सर मैं दिल्ली में देखता हूँ जाते हुए, मैं रोक भी लेता हूँ अपनी गाड़ी को। एक रिक्शे वाला जा रहा है, 15 फुट आगे सरिया निकला हुआ है, 20 फुट पीछे निकला हुआ है। कोई कपड़ा नहीं बंधा हुआ, कुछ नहीं है। अब जब ज़रा सोचिए ना, उसमें जब वो स्कूटर वाला आगे बजेगा, तो सरिया कहाँ से निकल के जाएगा, ज़रा सोचिए आप। कई बार ऐसा हुआ भी है। क्या वो ट्रैफ़िक वाले को नहीं दिखता? हुँ, क्या वो ट्रैफ़िक वाले को, पुलिस वाले को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिर्फ़ वो, उसपे लागू नहीं करते हैं, समझिए बात आप। उनका एक ही मोटिव है, चालान काट रहा है। अरे चालान काट के उसको शिक्षा भी तो दो। या तो चालान काटेंगे या रिश्वत लेके छोड़ देंगे। आप समझ से ध्यान से समझिए, आपकी बेल्ट नहीं बंधी हुई, गाड़ी रोको, चालान काटो। क्या कभी आज तक किसी ट्रैफ़िक वाले ने कहा है कि बेल्ट लगाने के फ़ायदे क्या हैं? वहाँ हुँ, रोक के आपको 5 मिनट आपको कोई शिक्षा दी हो हुँ, कि भाई बेल्ट नहीं लगाओगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो इसके बैलून ही नहीं खुलेंगे। हुँ, समझिए टेक्निकल बात। बेल्ट के अंदर जब वो बेल्ट जाती है उसके अंदर, क्लिप के अंदर, तो वहाँ से उसको कमांड मिलती है, सेंसर होता है उसके अंदर कि हाँ, इसके अंदर बंदा बैठा हुआ है, तो बैलून खुलेगा अगर गाड़ी एक्सीडेंट होगी। अगर बेल्ट नहीं लगाई तो बैलून नहीं खुलेगा। नहीं लोग करोड़ों रुपए की गाड़ी में जा रहे होते हैं।
लेकिन बेल्ट नहीं लगाई होती नहीं। है, इसलिए एक्सीडेंट होते मर जाते हैं। क्या इसके अवेयरनेस के ऊपर कभी पुलिस ने किया? कभी नहीं करेंगे। कभी किसी रिक्शे वालों को सिखाया उन्होंने? आधी दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है इन्होंने। कहीं भी ग्रामीण सेवा घुसेड़ देते हैं, कहीं भी रिक्शा घुसेड़ देते हैं, नंबर है नहीं जिसको मर्जी ठोक के चले जाते हैं। तो इसलिए इनको अवेयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्लासेस होनी चाहिए इनकी कुछ। ये मेरा कहना है। थैंक यू। हाँ, आज भी हमारा जो एक समाज है या जो नौजवान तबका है या आवाम है, वो जागरूक नहीं है। सीपीआर वो नहीं कर सकता, उनको नहीं पता ब्लड कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए आप काफ़ी शहीद भगत सिंह सेवा दल क्यों के करें हम? काम कर रहे हैं। क्यों करें हम तो करते हैं, पर करें क्यों? जी, सरकार क्यों ना करे वो? तनख्वाहें कौन ले रहा है? बजट किसके पास है? फंड सरकार किसके के पास हैं? पास सुविधाएँ किसके पास हैं? सरकार के पास। नेम एंड फेम किसके पास है? वो तो अपने एसी में बैठ के मज़े लें बस। सारा काम संस्थाएँ करती रहें, ब्लड संस्थाएँ इकट्ठे करें, सरकार क्यों जी, ना करे? 2 बूंद पोलियो के लिए अमिताभ बच्चन जी का नाम देके बोर्ड लगते थे, जगह-जगह ऐड आती थी। कभी-कभी ब्लड की ऐड देखी है आपने कभी, मुझे बताओ? नहीं, बताओ? पोलियो है ही नहीं देश में इस समय। एक बंदे को पोलियो नहीं है। खत्म हुए को 4 साल हो गए। ब्लड जिसकी दिल्ली जैसे शहर में 5 लाख यूनिट हर महीने चाहिए। डोनेशन करने वाले कितने लोग हैं? 1.25 लाख। बाकी कहाँ से आता है सोचिए आप? जब तक आप डोनेट ही नहीं करेंगे जी, स्वैच्छिक रूप से, लेकिन सरकार कहाँ क्या देती है डोनर को? जिसने अगर 50 बार ब्लड दिया है, उसको यही कह दे कि चल तेरे को एक हम हवाई जहाज की टिकट ही दे देते हैं। क्या उस उनकी जेब से थोड़ी जानी हो? तो हवाई जहाज वाले दे देंगे सीएसआर फंड में। एक एयरटेल वाले एक मोबाइल दे दें उसको। क्या जाता है उसको? कोई मान-सत्कार तो दो आप किसी को। सिर्फ़ ₹10 का एक फ्रूटी और एक पार्ले जी का एक बिस्कुट 10 जो रु सरकारी अस्पतालों में दिया जाता सर है। फ्रूटी देते हैं, क्योंकि बिस्कुट मैंने देते किया है, हैं, मैं इस वजह से लेकिन बता जो कैंप लगाते हैं उनको पूछो ना कितना खर्चा आता है उनका? जी, 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा आता है। उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी, टेंट जी, का सामान मँगाना, उनका भोजन मँगाना, डॉक्टरों का भोजन मँगाना। और हमारे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल है, उनको शर्म भी नहीं आती है प्रशासनिक लोगों को कि बेचारे जो डॉक्टर हैं जीटीबी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के, वो ब्लड कैंप लगाने जाते हैं, ई-रिक्शा में जा रहे होते हैं। अरे! गाड़ियाँ कहाँ हैं तुम्हारी? इतना पैसा इतना सरकारों के पैसा पास है। बिल्कुल। आपको मालूम है जीटीबी हॉस्पिटल का बजट कितना है? 400 करोड़ रुपए का साल का। 400 करोड़ रुपए का बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे-ऐसे कितने अस्पताल दिल्ली में हैं। कहाँ जा रहा है पैसा वो सारा? उसको यूज़ नहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहाँ इन्होंने कैंप किया है डिज़ास्टर के ऊपर? किसको शिक्षा दी इन्होंने सीपीआर की? सब हवा में बातें होती है। कोई डिज़ास्टर विज़ास्टर के ऊपर कोई अमल नहीं है हमारे यहाँ, किसी प्रकार का नहीं है। आप मानते हैं भ्रष्टाचार अभी भी पनप रहा है? आपके सामने है ना, एक पीजी में आग लगी, एक हफ्ता बस अखबार में आता है, मीडिया में आता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है, छापे-छुपे पड़ते हैं, फिर हॉस्पिटल में आग लग जाती है, फिर हॉस्पिटलों की तरफ चल देते हैं। अब इंस्टीट्यूट में आग लग गई, सॉरी पानी आ गया, 3 बच्चे बेचारे बेमौत मारे गए। अब इस पे जाँच चलेगी, कुछ सील होंगे, कुछ ये होगा, वो हाँ, होगा, फिर भूल जाएँगे सब। उसके बाद प्रशासन अपना फिर दूसरे काम पे लग जाता है, बल्कि जो रेट 50,000 का होता है, वो 4 लाख पे चला जाता है कि नहीं, 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 अब हम आपको हाँ, परमिशन नहीं दे सकते। भैया वो हादसा हो गया था। हाँ, तो कहेगा जी पहले तो 50,000 नहीं, अब 4 लाख लगेंगे। उसके नाम पे भ्रष्टाचार यस, और और ज़्यादा बढ़ेगा। उसकी मार गरीब उन बच्चों पर, उन परिवारों पर जो अपने बच्चों को 30,000 में पढ़ाना ऐसे चाहते कमरों का ले रहे हैं जो कमरे नहीं कमरियाँ हैं। जी, एक कार जितनी जगह भी नहीं है उसके अंदर। और बच्चे ने जिसने कल को देश की कमान चलानी है, जो यूपीएससी क्लियर करने आए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं नरक के अंदर देखिए ना आप। और सीवर के पानी में बच्चे बेचारे डूब के मर गए। शर्म नहीं आई इनको यार? तुरंत रिज़ाइन देना चाहिए था इनको। और आप ऐसे अफ़सरों को जेल भेजो ना सबसे पहले तो। सबसे पहले अफ़सरों को जेल भेजो आप, तभी हमारा देश सुधरेगा। सर ये नौबत क्यों आती है कि प्राइवेट कोचिंग सरकार के पास इतने बड़े-बड़े स्कूल हैं, इतने बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ हैं, उनमें प्राइवेट क्यों नहीं करना चाहते? प्राइवेट कोचिंग तो चलो लोगों का एक इंटरेस्ट है। मैं मानता हूँ कि हर जी, सुविधा होनी चाहिए। पीजी क्यों ले लोग? क्यों नहीं सरकार यहाँ 2-2 हज़ार कमरे का पीजी क्यों नहीं बना सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकती है? बड़े-बड़े आप इतनी जगह खाली पड़ी है आपके पास, जी, बना दो पीजी क्या दिक्कत है उनको? उसमें कंट्रोल रेट रख दो कि ₹500 महीने में कमरा। अरे वो आपके देश का भविष्य है जो बच्चे भविष्य है। पढ़ने आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने देश के भविष्य का ही नहीं ख्याल कर सकते। वो पीजी जो हैं उनको किराए पे लेने की राष्ट्रीय राजधानी में नौबत ही ना आए। सरकार क्यों नहीं कर सकती काम ये? दिल्ली में एक मुख्यमंत्री अपने घर के ऊपर कई करोड़ रुपए लगा लेता है, पीजी पे क्यों नहीं लग सकता पैसा वो? ये मेरा कहना सर, आप बहुत मुखर होके बोलते हैं देश के लिए और तिरंगे के लिए। आपका जो पूरा किरदार है वो देश को समर्पित है। आप पर कई पाबंदियाँ भी हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, आप करतार साहिब नहीं जा सकते, आपके ऊपर हमला भी हुआ और एक आपको इसी वजह से सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है क्यों है ये पाबंदियाँ आप पर? है। नहीं मेरे पे पाबंदी इसलिए मैं कुछ वजह से नहीं जाता हूँ क्योंकि हमारे को जो
सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए थी, नहीं दी उन्होंने। सिर्फ दिल्ली के लिए सीमित है 8 से 10 जी, घंटे के लिए। धमकियाँ बहुत बड़ी हैं। मेरे बेटे को तो अल-कायदा की भी आई हुई है और खालिस्तानियों की तो बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा हमारे पास धमकियाँ हैं, फ़ोन भी आते रहते हैं। क्योंकि हम उनकी गुंडागर्दियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो बाहर मुल्क में बैठ के पन्नू जैसे जंतु वहाँ कुछ भी बकवास कर देते हैं, उसका खामियाजा हमारे भाईचारे को भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में तो सब भाईचारे में रहते हैं जी, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। बिल्कुल। हमारे बेटियाँ, हमारे बिज़नेस आपस में बँटे हुए हैं, बच्चे बँटे हुए हैं। जी, हम कैसे उनके खिलाफ बोल सकते हैं? हमारे लिए सब एक है। हम उनको एक ही बात, हमारा ये कहना है, मेरा बेटा तो तख्ती लेके खड़ा हो गया था कनॉट प्लेस पे, से नो टू खालिस्तान, भारत मेरा देश मेरी जान, है हमारी जान। हमारी बिल्कुल, कुर्बानियाँ हुई हैं, हमारे बिल्कुल। गुरु साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ की हैं इस देश के लिए। लेकिन वो जो बाहर बैठ के बकवास कर रहे हैं, उनको कुछ रोकना है तो पंजाब के अंदर बदलाव रोकें। पंजाब के बच्चे या तो देश छोड़ के चले गए हैं, या वो धर्म छोड़ रहे हैं आज, क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? मैं तो हैरान हूँ कि पगड़ी पहन के भी क्रिश्चियन बने हुए हैं वो। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है ये। या तो बच्चे नशे में लग गए हैं वहाँ पे पंजाब जी, के, या बाहर चले गए हैं, या क्रिश्चियन बन रहे हैं। रोक लेना आके खालिस्तानी जो अपने आप को कहते हैं। उन्होंने खालिस्तान बनाना है, बनाएँ, लेकिन हमें डिस्टर्ब ना करें। किसी भी कंट्री में बनाएँ, वो हमारे को बदनाम ना करें, क्योंकि वो कुछ गलत बात जब बोलते हैं, तो आम व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो सिख वो वाले सिख हैं, या वो सिख ये वाले सिख हैं। ये वाले। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर खालिस्तानी सिख नहीं है और हर सिख खालिस्तानी नहीं है। ये बात जन-जन को बतानी पड़ेगी हमको। और ये जो मुग़ालता आता है, कहाँ से आता है? जो खंडा हमारे गुरु साहब ने हमको दिया, हुँ, वो हमारी कौम का खंडा है, बिल्कुल। वो किसी मुल्क का खंडा नहीं है, समझ लीजिए बात आप। इन्होंने मुल्क बनाना है तो हर देश ने अपना एक लोगो बनाया हुआ है, अपना लोगो बनाएँ, चलाएँ। ये अपने अपने फ्लैग के ऊपर हमारा खंडा जब लगा के यूज़ करते हैं, तो यहाँ के लोग समझते हैं कि ये भी वही हैं, जी, समझिए बात आप। बिल्कुल, आज दिल्ली पुलिस का कोई लगा के लोगो गलत काम करेगा तो दिल्ली पुलिस बदनाम होगी ना। बिल्कुल। इसलिए पता नहीं क्यों नहीं हमारे धर्म के रक्षक क्यों नहीं बोलते हैं इस बात पे। बोलना चाहिए ना उनको, इस बात को कि वो उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं खंडे को, बनाएँ वो खालिस्तान। लेकिन एक बात ये सामने आती है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसमें किसानों को खालिस्तानी कह दिया गया, आतंकवादी कह दिया गया। तो ये भी एक पहलू है कि क्या सभी ऐसे ऐसा नहीं हो सकता ना राइट कि टू स्पीच पे कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन सरकार की हमारे तरफ से मुल्क सरकार में के राइट टू मंत्रियों ने स्पीच है, उसमें जी, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसपे अमल कभी नहीं हुआ। हमारा आपसी भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ हमारे देश में, एक खासियत है। मुझे याद है 1984 का जब कत्लेआम हो रहा था, मैं शादरा में रहता हूँ एक घर में, तो जब हम फँस गए, हमारे जी, आस-पास की जगह आग लगी, गुरुद्वारों में भी आग लगी, बच्चे भी मरे लोगों के, जी, लेकिन हम अपनी जगह सेफ थे क्योंकि मेरे आस-पास रहने वाले हिंदू परिवारों ने, ख़ास करके, जी, और बल्कि उसमें से 4 परिवार तो संघ परिवार के थे, हुँ, आरएसएस के। उन्होंने कहा, "शंटी जी आप नहीं निकलेंगे, हम आपके घर में सारी सुविधाएँ देंगे।" दी उन्होंने सुविधाएँ हमको, और 15 दिन उन्होंने हमारे को पूरी शरण दिया, शेल्टर दिया। इससे हमें लगता है कि हमारा देश जो है, यहाँ पर ऐसी कोई आपसी म मनमुटाव नहीं है। ये सब ऊपर की बातें हैं, ये ऐसे लोगों को बकवास करने दो, कोई परवाह नहीं है। स्टूडियो अमरदर्श तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि मैं महीने में 10 से 15 जगह पॉडकास्ट में जाता हूँ, लेकिन तिरंगा फाउंडेशन जो है, टीएफआई, इन्होंने जो एक उपराला किया है, जो मुहिम चलाई है कि ऐसे टैलेंट को आगे लेकर आना, चाहे वो संगीतकार है, गायक है, राइटर है, कोई भी है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई समाज सेवी भी हो सकता है। सबको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम चैनल हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो सोच है इनकी, एक अच्छी सोच है देशवासियों के लिए। मैं सबको यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि वो भी टीएफआई में आके, तिरंगा फाउंडेशन में आके अपना-अपना परिचय दें और अपने मुकाम तक पहुँचे। एक टैगलाइन है, हमेशा सोचिए कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। वाह! आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये कहाँ तक सार्थक है? यही तो बात है। इसको थोड़ा-सा और जोड़ दीजिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें क्या मुल्क के लिए। जी, तो इसलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ़ वर्दी पहन के फ़ौज की, फ़ौजी नहीं बन सकता इंसान, करैक्टर से फ़ौजी होना चाहिए। हर बिल्कुल, हर सिविलियन फ़ौजी है, अगर वो देश के लिए काम कर रहा है। इस बात को साबित कर दिया कोरोना के अंदर। अगर एम्बुलेंस ड्राइवर उस समय एम्बुलेंस नहीं चलाते, और शमशान घाट पे लोग नहीं जलाते, और कफ़न-दफ़न करने वाले कब्रिस्तान में नहीं मिलते, डॉक्टर नहीं मिलते, नर्सें नहीं मिलती, ये सब फ़ौजी के रूप में थे उस समय। बिल्कुल। ये रक्षा कर रहे थे देश की उस समय।
हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के ड्राइवर एक फौजी के रूप में काम कर रहे थे। मैं सुबह जब वॉक करने जाता हूँ, मैं मिलिट्री वाली पैंट पहन के जाता हूँ, टी-शर्ट वगैरह। तो या मुझे कई लोग कहते हैं, "आप फौजी लग रहे हो।" मैं कहा, "हम फौजी हैं फौजी भई, हैं, बिल्कुल, हम फौजी हैं, बिना तनख्वाह के फौजी हैं हम।" सही बात। फौजी कौन है? जो देश के देश लिए के लिए भला कर रहा है, जो देश की बिल्कुल, रक्षा कर रहा है। बिल्कुल, हम धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत। बहुत-बहुत ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या हाक जिया करते हैं। कुछ ऐसी शख्सियत हमारे साथ थे, जितेंद्र सिंह शंटी जी। आप पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। आपने हमसे बात की, टीएफआई हिंदी में आपका आने का बहुत-बहुत आभार। आइंदा फिर आपको किसी ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएँगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।